नमस्कार। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025 और रोज की तरह आज के अखबार आ चुके हैं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी। हाँ, और इनको पढ़ने के बाद जो जरूरी खबरें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, एक ऐसा एनालिसिस जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये आपका काफी समय बचाएगा लॉन्ग रन में। और कोशिश यही रहती है कि सिर्फ खबर ना बताएं, उसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट, उसका मतलब, वो सब समझें एकदम क्लियर तरीके से। हाँ, सेम डे कवरेज, ताकि आप कहीं भी हों कभी भी सुन सकें, कुछ भी मिस ना हो। और हाँ, चर्चा के बाद रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुन लो यूपीएससी पर मिल जाएंगे। अच्छा, तो आज क्या क्या है पिटारे में? आज की चर्चा काफी फैली हुई है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में हुई एक बहुत ही दुखद मॉब लिंचिंग की घटना से, और इससे जुड़ा है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत सूचना का खतरा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है आजकल। ओके, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को देखेंगे। एक में तो मौत की सजा को पलटा गया है, और एक और मामला है शरणार्थी नीति, रेफ्यूजी पॉलिसी और यूएनएचसीआर पर कोर्ट की टिप्पणियों से जुड़ा। ओके, जुडिशरी पर फोकस रहेगा। हाँ, फिर भारत की विदेश नीति के कुछ नए पहलू, इजराइल हमास शांति प्लान की बात है, और अफगानिस्तान पर भारत का क्या रुख है वो भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैं। और फिर आएंगे GS3 के टॉपिक्स पर। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के नए कदम क्या हैं, PMD, DKY और दालों पर एक नया मिशन है। फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात करेंगे। अच्छा, कृषि और इंफ्रा, ये तो को डेवलपमेंट इश्यूज है। बिल्कुल। फिर साइंस एंड टेक में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2025 किसे और क्यों मिला, ये समझेंगे। बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है ये MOFs। ठीक है, देखेंगे क्या है ये। और आखिर में साइबर सिक्योरिटी का एक मामला है जासूसी से जुड़ा, और एक चिंताजनक खबर हेल्थ सेक्टर से भी है, कंटामिनेटेड कफ सिरप को लेकर। ओ, काफी कुछ है आज, मतलब GS पेपर 1, 2, 3 सब कवर हो रहा है। हाँ, कोशिश यही है, तो तैयार हो जाइए। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये आपके यूपीएससी सफर के लिए जरूरी इंसाइट्स और नॉलेज हैं। चलिए शुरू करते हैं। GS पेपर 1, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। तो पहली खबर, जैसा मैंने कहा, बहुत ही परेशान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से 1 अक्टूबर की रात हरिओम वाल्मीकि नाम के एक 38 साल के दलित व्यक्ति की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हाँ, ये दांडेपुर जमुनापुर गांव की घटना है, और कारण शक था कि वो एक ड्रोन चोर है। ड्रोन चोर मतलब क्या सच में ऐसा कुछ था? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि हरिओम वाल्मीकि मानसिक रूप से अस्वस्थ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थे, और अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में करीब 100 लोगों की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। ये भीड़ पिछले 1 महीने से इलाके में फैली अफवाहों पर यकीन कर रही थी। अफवाहें? किस तरह की अफवाहें? अफवाहें ये थीं कि कोई गिरोह है जो ड्रोन से घरों की रेकी करता है और फिर चोरी करता है, और इसी अफवाह के चलते ये सब हुआ। ओ माय गॉड! मतलब घंटों तक उन्हें बेल्ट और डंडों से पीटा गया है ना, उनके कपड़े उतारे गए, घुमाया गया, ये सब सिर्फ शक की बिना पर। जी हाँ, और उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथी कौन है। ये पिछले 1 महीने से यूपी के कई जिलों, खासकर पश्चिमी यूपी जैसे बरेली, मेरठ से लेकर लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर तक ये ड्रोन चोर की दहशत फैली हुई थी। लेकिन पुलिस का तो कहना है कि ये सब बेसलेस है, निराधार है, कोई ऐसी FIR तक नहीं है ड्रोन चोरी के। बिल्कुल, पुलिस ने बार बार कहा कि ये अफवाहें झूठी हैं, लेकिन देखिए अफवाहें फैलती कैसे हैं, सोशल मीडिया और फिर एक से दूसरे तक वर्ड ऑफ माउथ से। और ड्रोन आजकल कितना आम हो गया है, शादियों में, खेती के सर्वेज में, इवेंट्स में। लेकिन शायद बहुत से लोगों के लिए ये अब भी एक नई अनजान चीज है। हाँ, और शायद थोड़ी डरावनी भी, और इसी अनजान चीज को डर का सिंबल बना दिया गया। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस बाकी लोगों को ढूंढ रही है, पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है, विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हाँ, वो तो होना ही था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन ने भी तो कदम उठाए थे। जागरूकता अभियान चलाए गए थे, बिना रजिस्ट्रेशन वाले ड्रोन जब्त भी हुए। हाँ, मैंने पढ़ा था कि थानों में ड्रोन रजिस्टर्स बनाने को कहा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अफवाह फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाने के निर्देश भी दिए थे। भीड़ हिंसा, मिस इन्फॉर्मेशन का सोसाइटल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव, रोल ऑफ लॉ, कानून के शासन के लिए चुनौती। हाँ, और ये दिखाता है कि असल मुद्दा शायद ड्रोन था ही नहीं। समाज में जो पहले से डर मौजूद हैं, एंग्जाइटीज हैं, अपराध का डर, आर्थिक असुरक्षा, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, एक तरह की असुरक्षा की भावना, ड्रोन बस एक पर्दा बन गया जिस पर ये सारे डर प्रोजेक्ट कर दिए गए। सही कहा,
और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पीड़ित की पहचान। वो दलित थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, मतलब एक मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, हाशिए पर मौजूद व्यक्ति, एक आउटसाइडर, बाहरी, जिसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। स्केपगोट। एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या हो रहा है? नई टेक्नोलॉजिकल एंग्जाइटीज यानी ड्रोन का डर, पुरानी सामाजिक दरारों, सोशल फिशर्स और पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिसेस के साथ मिल रहा है और हिंसा का रूप ले रहा है। और भीड़ का ये रवैया, खुद ही पकड़ना, पूछताछ करना और सजा दे देना, ये तो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, राज्य की कानून व्यवस्था तंत्र को पूरी तरह बाईपास करना हुआ ना। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों का औपचारिक न्याय प्रणाली पर भरोसा शायद कम हो रहा है, या फिर वो इंतजार नहीं करना चाहते। और बाद में जो पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, वो भी लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन की नाकामी और प्रिवेंटिव पुलिसिंग, मतलब अपराध रोकने में विफलता को दिखाता है। और जब ऐसी घटनाओं पर तुरंत और सख्त एक्शन नहीं होता, तो विजिलेंटिज्म, मतलब कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति, वो नॉर्मल लगने लगती है। इससे स्टेट की अथॉरिटी कमजोर होती है। हाँ, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, जहां नागरिक कहते हैं कि ठीक है, हम हिंसा नहीं करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करें। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। चलिए अब न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है। कोर्ट ने दशवंत नाम के एक व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। हाँ, दशवंत एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था। मामला 2017 का है। चेन्नई में एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या का बहुत ही भयानक केस था। तो कोर्ट ने सजा रद्द क्यों की? मामला तो इतना संगीन था। देखिए, जस्टिसेस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया, और उनका आधार बिल्कुल साफ था कि प्रोसिक्यूशन, मतलब जो इल्जाम लगा रहा था, वो आरोपी का जुर्म बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। मतलब सबूत काफी नहीं था। बिल्कुल। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा है, प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू डू सो। ये हमारे क्रिमिनल लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, पूरी तरह प्रोसिक्यूशन पर होता है। अगर जरा सा भी शक है तो उसका फायदा आरोपी को मिलेगा। लेकिन समाज में तो ऐसे मामलों में बहुत गुस्सा होता है। हाँ, और कोर्ट ने ये माना भी। उन्होंने कहा कि अपराध हीनस, जघन्य था और इस तरह बरी होने से सोसाइटल डिस्ट्रेस हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने जोर दिया कि वो मॉरल कन्विक्शन और कंजेक्चर, नैतिक विश्वास या अनुमान के आधार पर फैसला नहीं दे सकते। कानूनी सबूत, लीगल प्रूफ जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट, जन भावना से ऊपर है। सही बात है। कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। अच्छा, जांच को लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा? हाँ, उस पर काफी कड़ी टिप्पणी की है। जांच में गंभीर खामियां बताई हैं। खासकर एक बहुत जरूरी सीसीटीवी फुटेज थी जिसे पुलिस ने जमा ही नहीं किया। अरे, ये तो बड़ी चूक है, बहुत बड़ी। कोर्ट ने कहा कि इस चूक से प्रोसिक्यूशन के केस के खिलाफ एडवर्स इन्फ्रेंस, प्रतिकूल अनुमान निकालना बनता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रूथ को स्क्रीन, सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई हो। और ट्रायल के बारे में? ट्रायल को भी अनफेयर बताया। कहा कि ट्रायल लॉपसाइडेड मैनर, एक तरफा तरीके से हुआ। आरोपी को चार्जेस फ्रेम होने तक अपना वकील ही नहीं मिला था, मतलब लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये तो फेयर ट्रायल के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में फेयर ट्रायल भी आता है। एग्जैक्टली। और कोर्ट ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट वाले मामलों में तो फेयर ट्रायल का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इवन मोर सैक्रोसैंक्ट, और भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ किसी की जान का सवाल है। ये फैसला क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिहाज से बहुत अहम है, खासकर डेथ पेनल्टी वाले मामलों में। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की लाइन में ही है। जैसे बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस था, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन दिया गया था। मतलब मौत की सजा तभी दी जाए जब लाइफ सेंटेंस का विकल्प अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड हो, और इसके लिए सबूत और प्रक्रिया का स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई होना चाहिए। जो जांच पर कोर्ट ने इतनी कड़ी बातें कही, उसका क्या मतलब समझें? क्या ये सिर्फ इसी केस की बात है? नहीं, ये शायद एक सिस्टेमिक इशू की तरफ इशारा है। देखिए, हाई प्रोफाइल और इमोशनली चार्ज्ड केसेस में पुलिस पर बहुत दबाव होता है कि जल्दी से कन्विक्शन हो, आरोपी को सजा मिले। हाँ, जनता का दबाव, मीडिया का दबाव। बिल्कुल। और इस दबाव में इन्वेस्टिगेटिव कंप्लेसेंसी आ सकती है। एजेंसीज कमजोर सबूतों पर भी केस बना सकती हैं। एससी का ये फैसला, जिसमें उन्होंने केस को वापस भेजने, रिमांड करने के बजाय सीधे बरी कर दिया, ये एक साफ संदेश देता है।
खराब और अनफेयर जांच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कार्यपालिका पर एक तरह का चेक है। हाँ, ये पुलिस फोर्स में प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की जरूरत पर जोर देता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले पर आते हैं। ये शरणार्थी नीति, रेफ्यूजी पॉलिसी और राष्ट्रीय संप्रभुता, नेशनल सॉवरेनिटी से जुड़ा है। जी, 6 अक्टूबर को एक सुनवाई हुई। जस्टिसेस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच थी। उन्होंने भारत में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर की भूमिका पर कुछ तीखी टिप्पणियां की हैं। अच्छा, क्या मामला था? मामला एक सूडानी नागरिक की याचिका का था। वो कह रहा था कि जब तक उसके परिवार की ऑस्ट्रेलिया के लिए असाइलम रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, तब तक उसे भारत में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी जाए। तो कोर्ट ने क्या कहा? यूएनएचसीआर के बारे में कहा, दे हैव ओपनड अ शोरूम हियर एंड आर इशूइंग सर्टिफिकेट्स टू एवरीवन। मतलब उन्होंने यहाँ एक शोरूम खोल लिया है और सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ओह, ये तो काफी तीखी टिप्पणी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये इस चिंता को दिखाता है कि एक नॉन स्टेट इंटरनेशनल बॉडी है जो पहचान पत्र जारी कर रहा है और वो पत्र भारतीय अदालतों में पेश किए जा रहे हैं। हाँ, और जस्टिस बागची ने क्या कहा? उन्होंने कोर लीगल इशू उठाया। उन्होंने कहा कि चूंकि भारत 1991 के रिफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, भारत ने साइन नहीं किया ये कन्वेंशन? नहीं किया है, और इसी वजह से जस्टिस बागची ने कहा, हमारे देश में रेफ्यूजीज, शरणार्थियों को एनफोर्सेबल राइट्स लागू करने योग्य अधिकार देने वाला कोई डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क है ही नहीं। तो उस सूडानी नागरिक की याचिका का क्या हुआ? उसे सुरक्षा मिली? नहीं, बेंच ने कोई इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। कहा, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, लैक्स एंड लैक्स आर सिटिंग हियर। मतलब हमें बहुत सावधान रहना होगा, लाखों लोग यहाँ बैठे हैं। याचिका खारिज कर दी गई और पेटिशनर को कहा गया कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के पास जाए। लेकिन भारत का तो इतिहास रहा है शरणार्थियों को पनाह देने का। टिबेटन्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स थे, अफगान्स, रोहिंग्याज। फिर हमने ये 1951 कन्वेंशन साइन क्यों नहीं किया? इसके पीछे मुख्य चिंताएं राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स, अनियंत्रित आगमन की थीं कि अगर साइन कर लिया तो हम बाध्य हो जाएंगे और शायद बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएं जिन्हें संभालना मुश्किल हो। और नतीजा ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉ फॉर रेफ्यूजीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक लीगल वैक्यूम है, और इस वैक्यूम में उन्हें आमतौर पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत डील किया जाता है। ये कानून तो बिना वैलिड पेपर्स वाले सभी नॉन सिटीजन्स को इल्लीगल इमिग्रेंट्स मानता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शोरूम वाली बात कही, वो इसी गवर्नेंस वॉइड पर एक तरह की क्रिटिक है। एग्जैक्टली, लगता तो यही है, क्योंकि कोई साफ कानून नहीं है तो इस वॉइड में UNHRC ने खुद ही रेफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन RSD, शरणार्थी स्थिति निर्धारण करने और ID कार्ड जारी करने का काम संभाल लिया है। ये एक तरह का कॉजी स्टेट फंक्शन हो गया। इन कार्ड्स की कोई कानूनी मान्यता है? फॉर्मल लीगल सैंक्टिटी, औपचारिक कानूनी पवित्रता तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये कार्ड्स कुछ हद तक आर्बिट्री डिटेंशन, मनमानी हिरासत और डिपोर्टेशन, निर्वासन से बचाते रहे हैं, और कोर्ट्स भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इन्हें कंसिडर करती आई हैं। तो कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन शायद इसी एडहॉक अरेंजमेंट से है कि कोई तय व्यवस्था क्यों नहीं। हाँ, ऐसा लगता है। कोर्ट के सामने एक बाहरी एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जबकि देश का अपना कोई क्लियर सॉवरेन लीगल फ्रेमवर्क इस मुद्दे पर नहीं है। इससे लीगल एम्बिग्यूटी पैदा होती है। तो कोर्ट की ये टिप्पणियां एक तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका के लिए एक मजबूत संकेत है। किस बात का संकेत? कि भाई अब एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ बनाने की तत्काल जरूरत है। इससे भारत रेफ्यूजीज की पहचान और प्रबंधन पर अपना सॉवरेन कंट्रोल जता सकेगा। आर्टिकल 21 जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के हिसाब से एक प्रिडिक्टेबल और ह्यूमेन लीगल रिजीम बन सकेगी, और UNHCR जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। ये तो जरूरी लगता है। चलिए अब एक और हाई कोर्ट के फैसले पर चलते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण विरोधी कानून की व्याख्या की है। हाँ, ये धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा मामला है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद को धार्मिक धर्मांतरण का विक्टिम, पीड़ित बताते हैं, उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है अगर वो बाद में दूसरों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित इंड्यूर करते पाए जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है,
मतलब जो खुद पीड़ित था वो अपराधी कैसे बन सकता है? देखिए, मामला क्या था, कोर्ट भरूच में 2021 में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ये एफआईआर 2006 से करीब 100 आदिवासी व्यक्तियों के इस्लाम में कथित धर्मांतरण से जुड़ी थी। ये किस कानून के तहत था? गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। इसमें 2021 में संशोधन भी हुआ था। खासकर शादी के जरिए धर्मांतरण, कन्वर्जन थ्रू मैरिज के खिलाफ कड़े प्रावधान जोड़े गए थे। ये कानून कहता है कि बल, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो पहले कन्वर्ट हुए होंगे, लेकिन उनके बाद के कथित कार्य, मतलब दूसरों को इस्लाम में आने के लिए इन्फ्लुएंसिंग एंड प्रेशराइजिंग एंड अलोरिंग, प्रभावित करना, दबाव डालना और लुभाना, ये काम उन्हें एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन के लिए उत्तरदायी, लाइबल बनाते हैं। एफआईआर में लालच देने के क्या आरोप थे? आरोप थे कि नए घर, भोजन, नकदी जैसे प्रलोभन दिए गए, और ये भी आरोप था कि हिंदू देवताओं के बारे में अपमानजनक बयान दिए गए। ये फैसला तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स लीगल डायनामिक पैदा कर रहा है। एंटी कन्वर्जन लॉज का मूल आधार तो यही है ना कि विक्टिम्स को जबरदस्ती या धोखे से होने वाले धर्मांतरण से बचाया जाए। हाँ, बिल्कुल। पर ये रूलिंग तो कह रही है कि विक्टिम ही परपेट्रेटर बन सकता है अगर वो अपने नए धर्म का प्रचार अपने पुराने समुदाय में करे तो। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बारीक रेखा है। कानूनन अपराध है इंड्यूसमेंट, प्रलोभन देना, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 25 के तहत मिला फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अपने धर्म का प्रोपगेट करने का अधिकार। तो ये फैसला इन दोनों के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। हाँ, ऐसा होने का जोखिम है। देखिए, प्रचार के अधिकार में किसी दूसरे को कन्वर्ट करने का अधिकार शामिल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन अपने धर्म के सिद्धांतों को बताने, एक्सपाउंड का अधिकार तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया कन्वर्ट व्यक्ति अपने परिवार या समुदाय के साथ अपने नए धार्मिक अनुभव या विश्वासों को साझा करता है, तो क्या उसे भी क्रिमिनल अल्योरमेंट या इंड्यूसमेंट मान लिया जाएगा? ये एक संभावना बनती है, और यही चिंता का विषय है। इससे एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। लोग शायद डरें कि उनकी सामान्य बातचीत को भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। व्यक्ति एक आपराधिक कृत्य बन जाती है। ये व्याख्या काफी मायने रखती है। ठीक है, अब एक और चर्चित मामले की ओर बढ़ते हैं, सोहराबुद्दीन शेख केस। इसमें सीबीआई का क्या रुख है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट को औपचारिक रूप से बता दिया है कि वो दिसंबर 2018 के विशेष सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी। वो फैसला जिसमें सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। जी हाँ, वही फैसला। सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा, वी हैव एक्सेप्टेड द एक्विटल जजमेंट, हमने बरी करने के फैसले को स्वीकार कर लिया है। ये मामला तो बहुत हाई प्रोफाइल और पॉलिटिकली सेंसिटिव रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? हाँ, ये पिछले 2 दशकों के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। इसमें आरोप थे कि नवंबर 2005 में सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और फिर दिसंबर 2006 में एक अहम गवाह तुलसीराम प्रजापति के गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ों, alleged फेक एनकाउंटर्स में हत्या कर दी। मामला इतना संगीन था कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ही जांच गुजरात पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी थी, और निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए ट्रायल भी गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। और ट्रायल के दौरान गवाहों का क्या हुआ था? सुना है बहुत से गवाह पलट गए थे। हाँ, ये बात इस ट्रायल की एक बड़ी पहचान बन गई। कुल 210 गवाह पेश हुए, जिनमें से 92 गवाह हॉस्टाइल हो गए, मतलब अपने पहले के बयान से पलट गए। 92 गवाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और फिर 2018 में फैसला आया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि सबूत अपर्याप्त, इनसफिशिएंट और असंतोषजनक, अनसैटिस्फैक्ट्री हैं, और सभी 22 आरोपियों, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी थे, को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि प्रोसिक्यूशन साजिश, कंस्पिरेसी साबित नहीं कर पाया। लेकिन इस बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है। हाँ, सोहराबुद्दीन के भाई हैं रुबाबुद्दीन शेख, उन्होंने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वो मामला अभी चल रहा है। तो सीबीआई का अब बरी होने के लगभग 7 साल बाद ये कहना कि हम अपील नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये प्रभावी रूप से उस मामले का संस्थागत अंत है, इंस्टीट्यूशनल कंक्लूजन। एक ऐसा मामला जो कभी राज्य द्वारा कथित न्यायेतर हत्याओं के लिए जवाबदेही के संघर्ष में एक लैंडमार्क केस माना जाता था। इसमें हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स शामिल थे। इसके राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी बहुत थे।
सीबीआई पे इस रुख से कौन से गवर्नेंस इश्यूज सामने आते हैं? शासन से जुड़े क्या सवाल उठते हैं? पहला सवाल तो ट्रायल के दौरान ही उठ गया था, इतने गवाहों का हॉस्टाइल होना। ये विटनेस प्रोटेक्शन, गवाह संरक्षण की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी शक्तिशाली राज्य अधिकारियों, पावरफुल स्टेट फंक्शनरीज हों, वहां डराने धमकाने की संभावना रहती है। और अब सीबीआई का फैसला? अब देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला, जबकि शुरुआती आरोप इतने गंभीर थे कि एससी ने केस ट्रांसफर किया था। इसे कुछ लोग देख सकते हैं कि क्या संस्था में अंतिम कानूनी निष्कर्ष तक मामले को ले जाने की अनिच्छा है। इसका पब्लिक परसेप्शन पे क्या असर पड़ सकता है? असर तो पड़ेगा। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता पर सवाल उठा सकता है कि क्या हमारी प्रणाली शक्तिशाली राज्य अभिनेताओं, पावरफुल स्टेट एक्टर्स को जवाबदेह ठहरा सकती है। ये पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत को फिर से उजागर करता है और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की फंक्शनल ऑटोनॉमी, कार्यात्मक स्वायत्तता और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता कितनी है, ये बहस भी तेज हो सकती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह मामला अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की चुनौतियों, इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज के कामकाज और पुलिस, राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस के बीच के जटिल संबंधों, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। ठीक है, अब रुख करते हैं बिहार का। वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेके द हिंदू में 9 अक्टूबर को एक संपादकीय छपा है। हाँ, और संपादकीय कह रहा है कि ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला, पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई), भारत निर्वाचन आयोग की न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता और एफिशिएंसी, दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट केस है। टेस्ट केस क्यों? एडिटोरियल का तर्क है कि भारत में चुनावी अखंडता, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर हाल के दिनों में कुछ सवाल उठे हैं, एक तरह का संकट दिख रहा है। इसलिए बिहार में स्वतंत्र, फ्री, निष्पक्ष, फेयर और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में ईसीआई का हाईएस्ट स्टेक्स लगा हुआ है। ईसीआई ने भी शायद इसे गंभीरता से लिया है, कुछ नए कदम उठाए हैं। बिल्कुल, शायद इसी हाई स्टेक्स को देखते हुए ईसीआई ने मतदाता भागीदारी, वोटर पार्टिसिपेशन और जन विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाने के लिए 17 उपायों की घोषणा की है। 17 उपाय क्या है उनमें से? कुछ खास? हाँ, कुछ प्रमुख हैं। पहला है ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म। ये एक नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो रियल टाइम ऑथेंटिकेटेड वोटर टर्नआउट अपडेट्स देगा। मतलब वोटिंग परसेंटेज पर जो विवाद होते थे, हाँ, पिछले चुनाव में हुआ था कि फाइनल आंकड़ा एकदम से बढ़ गया था। एग्जैक्टली। तो ये उसी की प्रतिक्रिया है। मकसद है क्लियर द एयर, स्थिति साफ करना। दूसरा है एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी, बढ़ी हुई पारदर्शिता। ईसीआई कह रहा है कि सभी पोलिंग बूथ से मॉनिटरिंग के लिए लाइव फीड दी जाएगी और वोटर्स के लिए मोबाइल फोन बूथ के बाहर जमा करने की सुविधा अनिवार्य, मैंडेटरी कर दी है। अच्छा, बूथ के अंदर फोन नहीं ले जा सकेंगे। हाँ। तीसरा है स्ट्रिक्टर काउंटिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें 2 बातें अहम हैं। एक, पोस्टल बैलेट्स यानी डाक मतपत्रों की गिनती अब ईवीएम गिनती के अंतिम 2 दौर से पहले पूरी करनी होगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे शायद नतीजों पर पोस्टल बैलेट के असर को लेकर जो कयास लगते हैं वो कम होंगे। और दूसरी अहम बात वीवीपीएटी को लेकर है। अब अगर फॉर्म 17C डेटा, जिसमें ईवीएम में कितने वोट पड़े उसका हिसाब होता है, और ईवीएम काउंट में मिसमैच होता है या फिर मॉक पोल का डेटा ठीक से इरेज नहीं किया गया था, तो वीवीपीएटी स्लिप की गिनती अब मैंडेटरी होगी। पहले शायद ये रिटर्निंग ऑफिसर के विवेक पर था। ये तो बड़ा कदम है वीवीपीएटी को लेकर। तो ईसीआई का ये प्रोएक्टिव रुख क्यों? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी पर वाकई सवाल उठ रहे थे? हाँ, पिछले कुछ समय में ईसीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। कुछ लोग उनके फैसलों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की विश्वसनीयता पर और कुछ चुनावी डेटा की पारदर्शिता पर। तो बिहार चुनाव के लिए ये जो नए तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लाए गए हैं, इन्हें ईसीआई द्वारा अपनी साख को फिर से बहाल और मजबूत करने का एक सक्रिय और ठोस प्रयास माना जा सकता है। ईसीआई खुद भी बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कह रहा है, और ईसीआई नेट जैसे प्लेटफॉर्म लाना। हाँ, ये ईसीआई द्वारा अपनी अथॉरिटी, अधिकार और निष्पक्षता को फिर से स्थापित करने का एक पब्लिक कैंपेन जैसा लग रहा है। एक और बात हुई है बिहार में, इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। अच्छा, वोटर लिस्ट का रिवीजन। हाँ,
और ACI इसे देश भर में लागू करने की सोच रहा है। इस प्यूरिफिकेशन ड्राइव शुद्धिकरण अभियान में बिहार की वोटर लिस्ट से लगभग 69 लाख नाम हटाए गए हैं। कारण बताए गए हैं मृत्यु, दोहराव, डुप्लीकेशन या प्रवास, माइग्रेशन। इस पर भी राजनीतिक ध्यान गया है। 69 लाख नाम काफी बड़ा नंबर है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव का संचालन और उसकी जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन, क्या भारत के चुनावी लोकतंत्र, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के स्वास्थ्य, हेल्थ का एक संकेतक होगा? निश्चित रूप से इसकी सफलता या विफलता EVMs के भविष्य, VVPATs की भूमिका और चुनावी सूची संशोधन प्रक्रिया, इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस की अखंडता जैसे महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों, क्रूशियल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चल रही राष्ट्रीय बहस को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के दौरे पर हैं। जी हाँ, ये उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भारत दौरा है। 2 दिन का दौरा है और मुख्य मकसद है जुलाई 2025 में जो इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी भारत UK मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ था, उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों यानी बायलैटरल टाइज को और मजबूत करना। उनके साथ कोई डेलीगेशन भी आया है? हाँ, व्यापार जगत के नेताओं यानी बिजनेस लीडर्स और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों यानी कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक बड़ा दल साथ आया है। PM स्टार्मर ने इस नई आर्थिक साझेदारी यानी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अपार क्षमता यानी इमेंस पोटेंशियल पे काफी जोर दिया है। उन्होंने FTA के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसमें जो अवसर है वो अनपैरेलल्ड है यानी अद्वितीय है। उन्होंने इसे UK के लिए बिगेस्ट डील वीव स्ट्रक सिंस वी लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद हमारा सबसे बड़ा सौदा बताया और शायद भारत के लिए भी बिगेस्ट डील दैट इंडिया हैज एवर स्ट्रक, भारत का अब तक का सबसे बड़ा सौदा। ये तो बड़े दावे हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अ लॉन्च पैड फॉर ग्रोथ, विकास के लिए लॉन्च पैड है। इससे भारत के साथ व्यापार करना क्विकर एंड चीपर, तेज और सस्ता हो जाएगा। इस FTA का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट से हटकर देखें तो देखिए, UK के लिए ये समझौता उसकी पोस्ट ब्रेग्जिट ग्लोबल ब्रिटेन विदेश नीति का एक कॉर्नरस्टोन, आधारशिला है। ब्रेग्जिट के बाद UK दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो EU से बाहर भी स्वतंत्र रूप से बड़ी आर्थिक साझेदारियां कर सकता है। भारत जैसी बड़ी और तेजी से बढ़ती G20 इकोनॉमी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील करना उनकी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण वैलिडेशन है। UK ब्रेग्जिट के कुछ ठोस आर्थिक लाभ दिखा सकता है। बिल्कुल, और अपना फोकस यूरोप से हटाकर डायनेमिक इंडो पैसिफिक रीजन की ओर मोड़ सकता है। और भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत के लिए ये FTA उसके आर्थिक गठबंधनों, इकोनॉमिक अलायंसेस का स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, रणनीतिक विविधीकरण है। मतलब हम सिर्फ कुछ देशों या ब्लॉक्स पर निर्भर नहीं है। ये UK जैसी एक प्रमुख पश्चिमी शक्ति, मेजर वेस्टर्न पावर, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है और ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का की प्लेयर है, उसके साथ एक मजबूत साझेदारी, रोबस्ट पार्टनरशिप देता है। ये भारत के दूसरे देशों या समूहों के साथ जो एंगेजमेंट्स हैं, उनके लिए एक वैल्यूएबल काउंटर पॉइंट भी हो सकता है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? आगे चलकर ये रिश्ता कैसा रूप ले सकता है? उम्मीद ये है कि ये मजबूत आर्थिक संबंध, स्ट्रेंथेंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एक गहरी रणनीतिक संरेखण, डीपर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की नींव बन सकता है। FTA एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम कर सकता है, जिससे हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और फिनटेक में सहयोग बढ़े। साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में भी सहयोग बढ़ सकता है। और क्योंकि दोनों देश इंडो पैसिफिक में स्थिरता, स्टेबिलिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर, नियम आधारित व्यवस्था चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो ये आर्थिक साझेदारी धीरे धीरे एक अधिक कोहिसिव पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एक्सिस, सुसंगत राजनीतिक और सुरक्षा धुरी में बदल सकती है, जो एक नए मल्टीपोलर ग्लोबल आर्किटेक्चर, बहुध्रुवीय वैश्विक संरचना में योगदान देगी। ये दिलचस्प है। अब दो और अलग अलग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं जो भारत की विदेश नीति की दिशा दिखाते हैं। बताइए। पहला, मिडिल ईस्ट से एक अच्छी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इजराइल और हमास एक शांति योजना के फर्स्ट फेज, पहले चरण पर सहमत हो गए। ये शायद 2 साल से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। अच्छा, इस पहले चरण में क्या शामिल है? इसमें 4 मुख्य बातें बताई जा रही हैं। पहला,
हॉस्टेज रिलीज, बंधकों की रिहाई। हमास अपने बाकी बचे सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ है। दूसरा, ट्रूप विड्रॉल, सैनिकों की वापसी। इजरायली सेना गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्से से एक सहमत रेखा अग्रीड अपॉन लाइन तक पीछे हटना शुरू करेगी। तीसरा, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब लड़ाई में विराम लगेगा। और चौथा, ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता। समझौते से गाजा में मानवीय सहायता का आना आसान होगा। ये तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत तो हमेशा से डी-एस्केलेशन, तनाव कम करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राज्य समाधान की वकालत करता रहा है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही हमने इजराइल के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत की है। तो ये समझौता भारत के हित में है। बिल्कुल। अब दूसरी खबर देखते हैं, अफगानिस्तान पर भारत का रुख। ये एक महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट जैसा लगता है। भारत मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस इन अफगानिस्तान के तहत एक संयुक्त बयान जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल हुआ है। और इस बयान में कौन कौन शामिल है? इसमें तालिबान है, पाकिस्तान है, चीन है और रूस है। तालिबान, पाकिस्तान, चीन, रूस और भारत एक साथ। हाँ। और बयान क्या कहता है? बयान कहता है कि अफगानिस्तान और पड़ोसी राज्यों में विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे, फॉरेन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती अनएक्सेप्टेबल है। ये दोनों डेवलपमेंट्स एक साथ क्या दर्शाते हैं? मतलब एक तरफ हम इजराइल हमास शांति योजना का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान, चीन, पाकिस्तान के साथ एक बयान जारी कर रहे हैं जिसमें शायद अमेरिका की तरफ इशारा है। हाँ, यही कंटेम्पररी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की खासियत है। ये प्रैग्मेटिक है और इंटरेस्ट ड्रिवन है। भारत का अप्रोच अब रिजिड आइडियोलॉजिकल अलायंसेस पर उतना नहीं है जितना इशू बेस्ड कॉलिशंस पर है। मतलब जिस मुद्दे पर जिनसे हित सधते हैं उनके साथ काम करो। मिडल ईस्ट में ये कैसे दिखता है? वहाँ भारत एक बहुत नाजुक संतुलन, डेलिकेट बैलेंस बनाए रखता है। एक तरफ इजराइल के साथ हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी संबंध है। दूसरी तरफ हम फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को भी बनाए रखते हैं और साथ ही प्रमुख अरब देशों के साथ भी एंगेज करते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच डी-एस्केलेशन भारत के कोर इंटरेस्ट, मुख्य हित में है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की स्थिरता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है और वहाँ हमारा बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है, उनकी भलाई के लिए भी जरूरी है। और अफगानिस्तान में मॉस्को फॉर्मेट में शामिल होना, जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदी भी हैं। देखिए, ये भारत की रीजनल स्ट्रैटेजी यानी क्षेत्रीय रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास है। जब से तालिबान सत्ता में आया और यूएस विड्रॉल हुआ, भारत ने नए ज़मीनी हकीकत के अनुसार खुद को अडेप्ट किया है। हमारे मुख्य हित क्या हैं? पहला, अफगानिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने। दूसरा, क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। और तीसरा, काबुल में जो भी सत्तारूढ़ व्यवस्था है उसके साथ कम्युनिकेशन का एक चैनल बना रहे। तो विदेशी सैन्य अड्डों के मुद्दे पर मॉस्को प्रारूप के साथ जाना इन हितों को साधता है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अपने विस्तारित पड़ोस, एक्सटेंडेड नेबरहुड में अपने रणनीतिक उद्देश्यों, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सुरक्षित करने के लिए विविध भागीदारों, डाइवर्स सेट ऑफ पार्टनर्स के साथ काम करने को तैयार है, भले ही वो पारंपरिक दोस्त ना हो। यही फ्लेक्सिबल, नॉन डॉक्ट्रिनर अप्रोच, लचीला, गैर सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता की खोज का हॉलमार्क बन गया है। GS पेपर 3, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। चलिए, अब आते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर और कृषि, एग्रीकल्चर पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2 नई प्रमुख कृषि योजनाओं का ब्यौरा दिया है। हाँ, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इनके बारे में बताया है। पहली है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना, PMDDKY। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। धन धान्य योजना, नाम तो अच्छा है। हाँ, और दूसरी है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। ये दोनों योजनाएं यूनियन बजट 2025-26 में घोषित की गई थी और कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री इन्हें लॉन्च करेंगे। तो ये दोनों योजनाएं हैं क्या? ये दोनों भारतीय कृषि की जो पुरानी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए अलग-अलग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस, पूरक दृष्टिकोण दिखाती हैं। मतलब एक दूसरे की पूरक हैं। पहले PMDDKY के बारे में बताइए,
ये कैसी योजना है? ये एक जियोग्राफिकली फोकस्ड योजना है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, समग्र विकास कार्यक्रम। इसकी प्रेरणा मिली है सफल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। अच्छा, उसी तर्ज पर है। हाँ, पीएमडीकेवाई उन 100 जिलों को टारगेट करेगी जो कुछ पैमानों पर पिछड़े हुए हैं, जैसे कम कृषि उत्पादकता, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कम क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब साल में कम फसलें लेना, और खराब ऋण वितरण यानी किसानों को लोन मिलने में दिक्कत। तो इन 100 जिलों में होगा क्या? ये एक कन्वर्जेंस स्कीम, अभिसरण योजना है। मतलब इसमें 11 अलग-अलग सरकारी विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को इंटीग्रेट किया जाएगा, एक साथ लाया जाएगा, ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास को फास्ट ट्रैक किया जा सके। अलग-अलग योजनाएं चलाने के बजाय एक साथ मिलकर काम होगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब जमीनी स्तर पर। हर चुने हुए जिले में एक डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनेगी। इसके अध्यक्ष होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर, और इसमें प्रगतिशील किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी शामिल होंगे। अच्छा, किसानों की भी भागीदारी होगी? हाँ, ये समिति डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान, जिला कृषि योजना बनाएगी और उसे लागू करेगी। और काम कैसा चल रहा है, इसकी प्रगति को 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का उपयोग करके एक केंद्रीय डैशबोर्ड पर मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, ये तो हुई क्षेत्र आधारित योजना। अब दूसरी योजना, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दालों वाला मिशन। हाँ, ये कमोडिटी फोकस्ड, वस्तु केंद्रित मिशन मोड प्रोग्राम है। मिशन मोड मतलब एक लक्ष्य तय करके समय सीमा के अंदर उसे हासिल करने का प्रयास। और लक्ष्य क्या है? दालों में, पल्सेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना, खासकर 3 दालों में, तुर, अरहर, उड़द और मसूर। भारत तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में। है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता, कंज्यूमर भी है। लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरत का 15-20% दाल आयात इंपोर्ट्स करते हैं। तो ये मिशन उसी आयात निर्भरता को खत्म करने के लिए है। इसका बजट और लक्ष्य क्या रखा गया है? इसके लिए 11,440 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय रखा गया है, और ये 6 साल का मिशन है, 2025-26 से 2030-31 तक। लक्ष्य है कि इन 6 सालों में घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाकर 350 लाख टन तक ले जाना है। और इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे? इसके कई कंपोनेंट्स हैं। पहला, R&D, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ताकि उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज विकसित हों, मतलब ऐसी किस्में जो मौसम की मार झेल सकें। दूसरा, एक मजबूत बीज आपूर्ति श्रृंखला, रोबस्ट सीड सप्लाई चेन बनाना। इसके लिए साथी पोर्टल का इस्तेमाल होगा। साथी पोर्टल, ये क्या है? साथी मतलब सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक पोर्टल है जिसके जरिए बीजों की गुणवत्ता, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, ये सब ट्रैक किया जा सकेगा, ताकि किसानों को सही बीज मिले। ठीक है। और तीसरा, दालों की खेती का क्षेत्र, कल्टीवेशन एरिया 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के नजरिए से, वो क्या है? वो है अगले 4 वर्षों के लिए नेफेड और NCCF जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तूर, उड़द और मसूर की 100% सुनिश्चित खरीद, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट प्रदान करना। 100% खरीद की गारंटी MSP पर? जी हाँ, इन 3 दालों के लिए अगले 4 साल तक। ये बहुत बड़ा कदम है। इससे किसानों को भरोसा मिलेगा कि उनकी फसल बिकेगी और उन्हें सही दाम मिलेगा। तो अगर हम तुलना करें तो PMDDKY एक एरिया बेस्ड योजना है जो पिछड़े इलाकों पर फोकस कर रही है, और पल्सेस मिशन एक क्रॉप स्पेसिफिक योजना है जो खास फसलों पर फोकस कर रही है। बिल्कुल, एक कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित है, दूसरी मिशन मोड पर। इन दोनों योजनाओं का एक साथ आना, क्या ये कोई खास संकेत देता है? हाँ, ये कोई संयोग नहीं लगता। ये भारत की कृषि नीति में एक डेलिब्रेट और सोफिस्टिकेटेड एवोल्यूशन का संकेत है। ऐसा लगता है कि सरकार अब ब्रॉड, वन साइज फिट्स ऑल राष्ट्रीय योजनाओं से हटकर एक अधिक टारगेटेड ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी, लक्षित 2 स्तंभ रणनीति की ओर बढ़ रही है। पहला पिलर PMDDKY है जो ज्योग्राफिकल है। हाँ, इसका मकसद है क्षेत्रीय असमानताओं, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना और कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रों को ऊपर उठाना। कैसे? कन्वर्जेंस मॉडल के जरिए
रिसोर्सेज को कंसंट्रेट करके और गवर्नेंस में सुधार करके। ये मानकर चल रहा है कि कम उत्पादकता अक्सर कई स्थानीय मुद्दों का नतीजा होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्रेडिट न मिलना, एक्सटेंशन सर्विसेज की कमी। और दूसरा पिलर है पल्सेस मिशन, जो कमोडिटी स्पेसिफिक है। हाँ, ये एक स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीतिक लक्ष्य को संबोधित करता है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और विदेशी मुद्रा बचाना। कैसे? एक प्रमुख खाद्य समूह यानी दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके। और इस मिशन का डिजाइन मतलब बीज से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू चेन पर फोकस, और खासकर वो 100% एमएसपी खरीद की गारंटी। हाँ, ये किसानों के लिए दालों की खेती को डी रिस्क करने के लिए है, मतलब जोखिम कम करने के लिए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन देने के लिए है। तो ये जो बाइफरकेटेड अप्रोच है, ये ज्यादा मैच्योर और डेटा ड्रिवन लगता है। निश्चित रूप से ये सरकार को एक तरफ सिस्टेमिक, रीजन स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, प्रणालीगत क्षेत्र विशिष्ट पिछड़ापन से निपटने के लिए अलग तरह के टूल्स इस्तेमाल करने की सहूलियत देता है, और दूसरी तरफ स्पेसिफिक कमोडिटी डेफिसिट्स, विशिष्ट वस्तु घाटे को हल करने के लिए दूसरे ज्यादा केंद्रित टूल्स का उपयोग करने की। ये नुआंस्ड स्ट्रैटेजी, सूक्ष्म रणनीति शायद देश में भविष्य के कृषि हस्तक्षेपों, फ्यूचर एग्रीकल्चरल इंटरवेंशंस के लिए एक टेम्पलेट बन सकती है। ठीक है, अब कृषि से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के फेज 1 का उद्घाटन किया। हाँ, ये काफी समय से इंतजार था इसका, और उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ऐसे बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाते हैं, और ये ग्रोथ, विकास और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये NMIA प्रोजेक्ट है क्या? कब से चल रहा था? NMI एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नई जगह पर बनाया गया, पहले से वहां कोई एयरपोर्ट नहीं था। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत विकसित किया गया है। PPP मॉडल मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर? हाँ, इसमें अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी है, और महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी सिडको, उसकी बाकी 26% हिस्सेदारी है। अभी जो फेज 1 खुला है, इसकी क्षमता कितनी है? पहले चरण को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सालाना 20 मिलियन यानी 2 करोड़ यात्रियों को संभाल सके, और साथ ही 0.5 मिलियन यानी 5 लाख मीट्रिक टन कार्गो को भी हैंडल कर सके। और आगे चल के इसकी क्षमता और बढ़ेगी? हाँ, योजना है कि इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 90 मिलियन यानी 9 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी क्षमता होगी। टर्मिनल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन उड़ानें कब शुरू होंगी? फ्लाइट्स कब से चलेंगी? अभी कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस, वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 में शुरू होंगी। अभी सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी स्वीप्स और सिस्टम टेस्टिंग का काम पूरा होना बाकी है। अच्छा, क्या एयरलाइंस ने वहां से ऑपरेट करने में दिलचस्पी दिखाई है? हाँ, एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने पहले ही NMIA से संचालन शुरू करने की योजना की घोषणा कर दी है। इसकी लोकेशन कहाँ है और कनेक्टिविटी कैसी है? ये एयरपोर्ट दक्षिण मुंबई से लगभग 37 किलोमीटर दूर है, और ये पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR, मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इससे MMR, लंदन या न्यूयॉर्क जैसे ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट हब, वैश्विक बहु हवाई अड्डा केंद्र बन जाएगा। मतलब जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है और अब जेवर में बन रहा है, वैसे ही मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट और अब ये नवी मुंबई एयरपोर्ट। बिल्कुल, और ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा। खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के जो औद्योगिक केंद्र है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। इसमें टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से क्या कुछ खास है? हाँ, बताया जा रहा है कि NMIA में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मॉनिटरिंग के लिए 5G इनेबल्ड नेटवर्क है, कम दृश्यता में सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैटेगरी 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS है,
और सस्टेनेबिलिटी के लिए इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर पावर जनरेशन और वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे ग्रीन फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। तो ये सिर्फ मौजूदा मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CSMI का बोझ कम करने के लिए नहीं है, इसका कुछ और बड़ा मकसद है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक प्लेस मेकिंग का एक स्ट्रेटेजिक एक्ट है। इकोनॉमिक प्लेस मेकिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए उस जगह की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल को बदलना, वहां नई आर्थिक गतिविधियां पैदा करना। NMIA को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक की अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से बदल सके। कैसे? देखिए, ये हवाई अड्डा एक नए आर्थिक गलियारे, न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंकर बनेगा। ये मुंबई और पुणे के इंटीग्रेशन को और गति देगा। इसकी जो विशाल कार्गो हैंडलिंग क्षमता है, वो खास तौर पर इस बेल्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। जैसे कौन से उद्योग? जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और कृषि प्रसंस्करण, एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र। इन उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स टाइम और कॉस्ट कम होंगे, जिससे ग्लोबल मार्केट्स, वैश्विक बाजारों में उनकी कम्पेटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। तो ये सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ग्रोथ ड्राइव करने की कोशिश की जाती है। एग्जैक्टली। यह परियोजना सरकार की उसी रणनीति का उदाहरण है जिसमें आर्थिक विकास को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्प्रेरक बुनियादी ढांचा, कैटालिटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग एक प्राथमिक नीति उपकरण, प्राइमरी पॉलिसी टूल के रूप में किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ विकास का अनुसरण, फॉलो डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वे सक्रिय रूप से इसे बनाते हैं। एक्टिवली क्रिएटेड। ये अपने आसपास सहायक विकास, एंसिलरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। जैसे रियल एस्टेट बढ़ेगा, हॉस्पिटैलिटी उद्योग बढ़ेगा, कमर्शियल सर्विसेज बढ़ेंगी। NMI को एक नए एरोट्रोपोलिस, मतलब एयरपोर्ट के चारों ओर बसने वाले एक शहर के न्यूक्लियस, केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। ये निवेश आकर्षित करेगा और एक नया इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट का ये मॉडल, जिसमें आर्थिक गतिविधि के नए केंद्र बनाए जाते हैं और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, ये विकसित भारत विजन का एक केंद्रीय स्तंभ, सेंट्रल पिलर है। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, नोबेल प्राइज 2025 इन केमिस्ट्री। हाँ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की है। कौन है ये वैज्ञानिक? एक है जापान के सुसुमु कितागावा, दूसरे हैं यूके ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन, और तीसरे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के जॉर्डन अमेरिकी वैज्ञानिक ओमार M यागी। कितागावा, रॉबसन और यागी, इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है? उन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। ये मटेरियल्स का एक ग्राउंड ब्रेकिंग क्लास है। अच्छा, मतलब एक बिल्कुल नई तरह के पदार्थ हैं जिनमें अपार संभावनाएं हैं। वास्ट पोटेंशियल एप्लीकेशंस। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs, ये होते क्या है? सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, पर समझने की कोशिश करते हैं। MOFs बेसिकली हाईली ऑर्डर्ड, अत्यधिक व्यवस्थित क्रिस्टलीय कंपाउंड्स होते हैं। क्रिस्टल जैसे? हाँ। जिनमें अणु एक खास पैटर्न में जमे होते हैं। बनते कैसे हैं ये बनते हैं मेटल आयंस को, जिन्हें नोड्स या जोड़ कह सकते हैं। उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें लिंकर्स या जोड़ने वाले कह सकते हैं, उनसे जोड़ के। इमेजिन कीजिए जैसे बच्चों के खेलने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें एक कोने वाला ब्लॉक नोड होता है और उसे जोड़ने वाली डंडियां लिंकर्स होती है। अच्छा, वैसे? हाँ, कुछ वैसा। इस प्रक्रिया से एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, और इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी एक्सेप्शनली हाई पोरोसिटी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, बहुत सारे छेद होते हैं। छेद जैसे स्पंज में होते हैं? बिल्कुल। इसीलिए इन्हें अक्सर मोलेक्युलर स्पंजेस, आणविक स्पंज कहा जाता है, या फिर आप कल्पना कीजिए अ डायमंड फिल्ड विद इन्यूमरेबल कैविटीज, असंख्य गुहाओं से भरा हीरा।
मतलब एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है। अच्छा, और ये खाली जगह, ये छेद बहुत प्रिसाइज होते हैं, उनका साइज बिल्कुल तय होता है और इन्हीं छेदों के अंदर ये खास तरह के अणुओं, मॉलिक्यूल्स को फंसा सकते हैं और संग्रहित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये किसी चीज को सोख सकते हैं या पकड़ सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने सोचा ये सब? इसका फाउंडेशनल वर्क, आधारभूत कार्य 1989 में रिचर्ड रॉबसन ने किया था, जो इन 3 विजेताओं में से एक है। उन्होंने पहली बार कल्पना की थी कि ऐसे व्यवस्थित झरझरा क्रिस्टल्स, ऑर्डरली पोरस क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन उनके जो शुरुआती स्ट्रक्चर्स थे वो बहुत अस्थिर थे, टिकते नहीं थे। तो क्रांति कब आई? इस क्षेत्र में क्रांति, रेवोल्यूशनाइज्ड आई सुसुमु कितागावा और ओमर यागी के काम से, जो उन्होंने 1992 और 2003 के बीच स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट वर्क किया। कितागावा ने दिखाया कि गैसें इन फ्रेमवर्क के अंदर आ जा सकती हैं और ये फ्रेमवर्क लचीले भी हो सकते हैं, मतलब अपना आकार बदल सकते हैं। जबकि यागी अत्यधिक स्थिर, हाईली स्टेबल MOFs बनाने में सफल रहे और उन्होंने ये भी दिखाया कि इन MOFs को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से तर्कसंगत रूप से रैशनली डिज़ाइन कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो कोई विशिष्ट कार्य कर सके, स्पेसिफिक फंक्शन कर सके। वाह, मतलब हम इन्हें टेलर मेड बना सकते हैं खास कामों के लिए। तो इनके एप्लीकेशंस क्या हैं? नोबेल कमेटी ने कहा कि ये मानव जाति की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में योगदान दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं? हाँ, इनकी वर्सेटैलिटी कमाल की है, क्योंकि आप बस मेटल और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बदलकर इनके गुण बदल सकते हैं। इनके मुख्य एप्लीकेशंस हैं कार्बन कैप्चर, ये शायद सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। MOFs औद्योगिक उत्सर्जन से, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से या सीधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को फंसा सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। रिपीट। कार्बन कैप्चर। अच्छा, CO2 को पकड़ना। और वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी बहुत एक्साइटिंग है। MOFs हवा से जल वाष्प को पकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत शुष्क रेगिस्तानी वातावरण में भी। ये उन इलाकों के लिए वरदान हो सकता है जहां पानी की कमी है। रिपीट। वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम एयर। हवा से पानी, ये तो जादू जैसा लगता है। मॉफ्स हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों को बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी के साथ स्टोर कर सकते हैं, मतलब कम जगह में ज्यादा गैस। ये क्लीन एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स। हाइड्रोजन स्टोरेज। हाइड्रोजन स्टोरेज। और क्या कर सकते हैं? पोल्यूटेंट फिल्ट्रेशन, ये पानी से हानिकारक पदार्थों, हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटा सकते हैं। इसमें वो खतरनाक फॉरएवर केमिकल्स, PFAS भी शामिल हैं, जो आसानी से खत्म नहीं होते। कैटालिसिस एंड ड्रग डिलीवरी, उत्प्रेरण और दवा वितरण, ये रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम कर सकते हैं, या फिर दवाइयों को शरीर में सही जगह तक पहुंचाने के लिए वाहक के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। कमाल के मटेरियल्स हैं। भारत के लिए ये कितने रेलेवेंट है? अत्यधिक रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट। MOFs के जो एप्लीकेशंस हमने गिने, वो भारत के सबसे गंभीर और दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियों, प्रेसिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के साथ सीधे सीधे अलाइन होते हैं। ये नोबेल प्राइज एक ऐसी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी, आधारभूत तकनीक को सामने लाया है जो भारत के नेशनल मिशंस, राष्ट्रीय मिशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। पहला, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन शमन। भारत ने अपने महत्वाकांक्षी पंचामृत कमिटमेंट्स किए हैं और 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है। इसे पाने के लिए हमें कार्बन कैप्चर में तकनीकी सफलताओं, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की जरूरत पड़ेगी। MOFs खास तौर पर उन सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करने का एक प्रॉमिसिंग पाथवे, आशाजनक मार्ग प्रदान करते हैं जहां CO2 कम करना मुश्किल है। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर। दूसरा वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है। MOFs की जो ये क्रांतिकारी क्षमता है कि वो हवा की नमी से पानी निकाल सकते हैं, ये हमारे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए पीने के पानी का एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत और सस्टेनेबल यानी टिकाऊ स्रोत बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो सका तो।
तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम हाइड्रोजन भंडारण, हाइड्रोजन स्टोरेज के सुरक्षित और कुशल तरीके, सेफ एंड एफिशिएंट मेथड्स विकसित कर पाते हैं या नहीं। MOFs पारंपरिक तरीकों जैसे हाई प्रेशर टैंक्स या क्रायोजेनिक लिक्विड्स का एक बेहतर विकल्प यानी सुपीरियर ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करते हैं। तो मतलब ये नोबेल प्राइज भारत के लिए एक तरह का क्लैरियन कॉल, स्पष्ट आह्वान होना चाहिए। बिल्कुल, कि हम MORF रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना निवेश महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएं। हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे IISRs और IITs और हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उनके बीच सहयोग, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तभी हम इस तकनीक को डोमेस्टिकेट, आत्मसात कर पाएंगे और एक सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट फ्यूचर, आत्मनिर्भर भविष्य के लिए इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, परिवर्तनकारी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाएंगे। चलिए अब हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक चिंताजनक खबर पर आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों से एक कफ सिरप के बारे में जानकारी मांगी है। हाँ, ये कॉल्ड्रिक नाम का कफ सिरप है जो भारत में ही बेचा जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन। WHO औपचारिक स्पष्टीकरण मांग रहा है क्योंकि इस सिरप को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम से कम 17 बच्चों की मौत से जोड़ा गया है। 17 बच्चों की मौत, ये तो बहुत भयानक है। WHO क्या जानना चाहता है? WHO ये जानना चाहता है कि क्या ये दूषित सिरप, कंटैमिनेटेड सिरप, किसी दूसरे देश को निर्यात भी किया गया है? ये सिरप बनाया किसने था और इसमें खराबी क्या पाई गई? इसे तमिलनाडु स्थित एक फर्म है, श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स, उसने बनाया था और जांच में इसमें डायथाइलिन ग्लाइकॉल DEG पाया गया है। DEG? ये क्या होता है? DEG एक हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, मतलब उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल जो बहुत जहरीला होता है। इसे दवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में DEG कंटैमिनेशन दुनिया भर में कई सामूहिक विषाक्तता की घटनाओं, मास पॉइजनिंग इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेदार रहा है। तो क्या WHO ने कोई ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जारी किया है इस पर, जैसे वो पहले कर चुका है कुछ भारतीय सिरप के लिए? अभी नहीं किया है। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वे पहले भारतीय दवा नियामक अधिकारियों से जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे कि अलर्ट जारी करने की जरूरत है या नहीं। ये घटना ठीक है, अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन तक सीमित लग रही है, लेकिन ये भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक हिस्से में क्वालिटी कंट्रोल फेलियर्स, गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं का जो एक चिंताजनक पैटर्न दिख रहा है, उसी का हिस्सा लगती है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। हाल के वर्षों में DEG और इथिलीन ग्लाइकॉल, एक और जहरीला केमिकल, से दूषित भारतीय निर्मित कफ सिरप गाम्बिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में दर्जनों बच्चों की मौत से जुड़े हैं। ये बार बार होने वाली विफलताएं तो भारत की जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की फार्मेसी के रूप में इतनी मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा, हार्ड वॉन रेपुटेशन है, उसके लिए गंभीर खतरा है। बिल्कुल, ये स्टेटस सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था का, हमारी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दुनिया भर के लाखों लोगों के भरोसे पर बना है, जो सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर हैं। तो WHO का ये सवाल भले ही अभी भारत में बिकने वाले प्रोडक्ट के बारे में है, क्या ये बढ़ती हुई इंटरनेशनल स्क्रूटनी का संकेत है? हाँ, बिल्कुल है। ये दिखाता है कि देश के ड्रग रेगुलेटरी इकोसिस्टम पर चिंता बढ़ रही है। चिंता इस बात की है कि जो प्रणालीगत कमजोरियां, सिस्टमिक वीकनेसेस घरेलू स्तर पर ऐसी त्रासदियों को होने दे रही हैं, कहीं वो निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता से भी समझौता तो नहीं कर रही। और हर ऐसी घटना से अंतर्राष्ट्रीय विश्वास कम होता है। हाँ, और ये उन लोगों को गोला बारूद देता है जो भारतीय दवा निर्यात के खिलाफ संरक्षणवादी बाधाएं, प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स खड़ी करना चाहते हैं। तो अब जरूरत किस चीज की है? तत्काल क्या करना चाहिए? तत्काल जरूरत है भारत के ड्रग रेगुलेशन फ्रेमवर्क, दवा विनियमन ढांचे में व्यापक सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के। इसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, और जो राज्य दवा नियंत्रण एजेंसियां हैं, स्टेट ड्रग कंट्रोल एजेंसीज, उन्हें मजबूत करना होगा। और क्या? निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल्स को सख्त करना होगा। GMP, अच्छी विनिर्माण प्रथाएं को शून्य टॉलरेंस के साथ लागू करना होगा और पूरी सप्लाई चेन में ट्रेसेबिलिटी
और अकाउंटेबिलिटी की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करनी होगी। अगर निर्णायक रूप से कार्य नहीं किया गया तो न केवल और ऐसी त्रासदियों का खतरा है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक सेक्टर को भी भारी झटका लग सकता है। ये वाकई गंभीर है। चलिए आज के आखिरी बड़ी खबर पर आते हैं। ये सुरक्षा से जुड़ी है। बताइए। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक सोफिस्टिकेटेड एस्पियोनाज मॉड्यूल, परिष्कृत जासूसी मॉड्यूल का पता लगाया है। पता चला है कि पाकिस्तान स्थित ऑपरेटर्स भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल करके भारतीय सेना के जवानों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। ओह, ये कैसे कर रहे थे? जांच में पता चला है कि जम्मू कश्मीर और मथुरा जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात कम से कम 75 सेना कर्मियों से संपर्क किया गया और संपर्क का मुख्य जरिया था मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके ये सिम उन्हें कैसे मिली? यहीं पर इनका मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आया है। जांच ने एक साफ और दोहराया जाने वाला मॉडस ऑपरेंडी उजागर किया है। प्रोक्योरमेंट, खरीद। एक नेपाली नागरिक है, नाम है प्रभात कुमार चौरसिया। रिपीट नेम। प्रभात कुमार चौरसिया। उसने बिहार और महाराष्ट्र से अपने आधार क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके कम से कम 16 भारतीय सिम कार्ड खरीदे। अपने आधार पर मतलब केवाईसी पूरा हुआ होगा? हाँ, स्मगलिंग, तस्करी। फिर उसने इन सिम कार्डों को बॉर्डर पार करके काठमांडू, नेपाल तक तस्करी कर पहुंचाया। हैंड ओवर टू हैंडलर्स। काठमांडू में ये सिम कार्ड उसके हैंडलर्स को सौंप दिए गए। माना जा रहा है कि ये हैंडलर्स पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लोग हैं। वेपनाइजेशन। फिर ISI ऑपरेटिव्स ने इन भारतीय नंबरों का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाने के लिए किया। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ उन्हें? इससे वो अपना असली लोकेशन छुपा सके और वो ऐसे दिखे जैसे वो भारत के ही यूजर्स हैं, डोमेस्टिक यूजर्स हैं। इससे भारतीय कर्मियों से संपर्क करना और उन्हें लुभाना ल्योर आसान हो गया। तो ये जो प्रभात कुमार चौरसिया है, इसका मोटिव क्या था? ये क्यों कर रहा था ऐसा? बताया जा रहा है कि चौरसिया को कथित तौर पर US वीजा का लालच दिया गया था और उसे DRDO और अन्य सेना प्रतिष्ठानों, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। क्या जिन जवानों से संपर्क किया गया उन्होंने कोई जानकारी लीक की? क्या कोई जासूसी हुई? अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल संपर्क किए गए सेना कर्मियों द्वारा जासूसी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसी तरह का पैटर्न इस साल के शुरुआत में एक CRPF अधिकारी की गिरफ्तारी में भी देखा गया था। तो ये जो एस्पियोनाज मॉडल है, ये क्या दिखाता है? ये सामान्य अपराध से कैसे अलग है? ये जासूसी मॉडल एक महत्वपूर्ण टैक्टिकल शिफ्ट, सामरिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड युद्ध की जो बदलती हुई प्रकृति है, उसको उजागर करता है। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब युद्ध का वो तरीका जिसमें पारंपरिक सैन्य तरीकों के साथ साथ गैर सैन्य तरीकों जैसे साइबर हमले, प्रोपेगेंडा, आर्थिक दबाव और इस तरह की जासूसी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे विरोधी अब सिर्फ पारंपरिक हाई रिस्क वाले घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों पर ही निर्भर नहीं है। वो अब रोजमर्रा के नागरिक बुनियादी ढांचे में जो कमजोरियां हैं, उनका तेजी से फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि इस मामले में सिम कार्ड खरीदना और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना, ये तो बहुत आसान लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये सबवर्जन का एक लो कॉस्ट, लो रिस्क और हाईली स्केलेबल तरीका है। मतलब आसानी से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ये कमर्शियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स की एनोनिमिटी और एन्क्रिप्शन का लाभ उठाता है ताकि वो संभावित स्रोतों के एक बड़े पूल को निशाना बना सकें। और सिम कार्डों की तस्करी के लिए नेपाल जैसे तीसरे देश का उपयोग करना, हाँ, वो खुफिया निशान को और जटिल बना देता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या मायने रखता है? ये घटना आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को रेखांकित करती है कि युद्ध क्षेत्र अब सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा अब उसके नागरिक सामना करने वाले डिजिटल और प्रशासनिक शासन प्रणालियों, सिविलियन फेसिंग डिजिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस सिस्टम्स की अखंडता, इंटेग्रिटी के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब जिस आसानी से सिम कार्ड धोखाधड़ी से खरीदे और तस्करी किए जा सकते हैं, वो रेगुलेटरी गैप्स की ओर इशारा करता है। हाँ, और इन खामियों का इस्तेमाल शत्रुतापूर्ण अभिनेता, हॉस्टाइल एक्टर्स हथियार के रूप में कर सकते हैं। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? ऐसे हाइब्रिड थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार के सभी अंगों का दृष्टिकोण की जरूरत है। मतलब सिर्फ सेना या खुफिया एजेंसी नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। इसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस, सैन्य खुफिया, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी, दूरसंचार विभाग जिन्हें सिम कार्ड जारी करने और सत्यापन के नियम और सख्त करने होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, जिन्हें व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों के साथ मिलकर दुरुपयोग रोकना होगा। इन सब के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और जो जवान या अधिकारी टारगेट बन सकते हैं उनके लिए? हाँ, ये घटना सभी सरकारी और सैन्य कर्मियों के लिए निरंतर जागरूकता और प्रति खुफिया प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है, क्योंकि वही लोग इस तरह के डिजिटल हनी ट्रैप्स और जासूसी प्रयासों के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। मुख्य बातें, की टेकअवेज। चलिए, तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा। अब जल्दी से आज की मुख्य बातों को, की टेकअवेज को दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहला, यूपी लिंचिंग, रायबरेली में ड्रोन चोर की अफवाह पर हुई लिंचिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉब वायलेंस, शासन की विफलता और कमजोर वर्गों की असुरक्षा का एक खतरनाक मिश्रण है। GS1 सोसाइटी के लिए अहम। हाँ, दूसरा, SC ऑन डेथ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव और अनफेयर ट्रायल के कारण मौत की सजा पलटी। ड्यू प्रोसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत और जांच एजेंसियों की जवाबदेही पर जोर। GS2 पॉलिटी गवर्नेंस। तीसरा, SC ऑन UNHCR। कोर्ट ने भारत में UNHCR की भूमिका पर सवाल उठाए, जिससे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी लॉ की कमी और राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा उजागर हुआ। GS2 पॉलिटी IR। ठीक है। चौथा, गुजरात एंटी कन्वर्जन लॉ। गुजरात HC का फैसला कि धर्मांतरण का विक्टिम भी दूसरों को प्रेरित करने पर परपेट्रेटर हो सकता है। आर्टिकल 25, धर्म प्रचार का अधिकार, और कानून के बीच की जटिलताओं को बढ़ाता है। GS2 पॉलिटी। बिल्कुल। पांचवां, सोहराबुद्दीन केस। CBI का सोहराबुद्दीन मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील न करने का फैसला संस्थागत जवाबदेही और हाई प्रोफाइल मामलों में न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। GS2 गवर्नेंस। छठा, बिहार इलेक्शंस एंड ECI। बिहार चुनाव ECI की निष्पक्षता का टेस्ट केस है। ECNet और अनिवार्य VVPAT गिनती जैसे नए उपाय चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करने के प्रयास हैं। GS2 पॉलिटी गवर्नेंस। हाँ। सातवां, इंडिया UK FTA। प्रधानमंत्री स्टार्मर का भारत दौरा FTA के महत्व को रेखांकित करता है। ये UK की पोस्ट ब्रेक्सिट नीति और भारत के स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और गहरी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की क्षमता रखता है। GS2 IR। ओके। आठवां, इजराइल हमास एंड अफगानिस्तान। इजराइल हमास शांति योजना का पहला चरण और मॉस्को फॉर्मेट में भारत की भागीदारी चीन, पाक के साथ भारत की प्रैग्मैटिक, इशू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी को दर्शाती है। GS2 IR। सही। नौवां, न्यू एग्री स्कीम्स। PMDDKY क्षेत्र आधारित कन्वर्जेंस और पल्सेस मिशन फसल विशिष्ट आत्मनिर्भरता 100% MSP खरीद भारत की कृषि नीति में टारगेटेड ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी की ओर बदलाव का संकेत हैं। GS3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर। दालों पर MSP गारंटी अहम है। 10वां, नवी मुंबई एयरपोर्ट NMIA का उद्घाटन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का एक बड़ा उदाहरण है। यह PPP मॉडल पर आधारित है और मुंबई पुणे इकोनॉमिक कॉरिडोर को बूस्ट देगा। GS3 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। 11वां, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री। कितागावा रॉबसन यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के लिए नोबेल। कार्बन कैप्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, गैस स्टोरेज में इनकी क्रांतिकारी क्षमता है, भारत के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। GS3 S&T। MOFs याद रखना है। 12वां, कंटैमिनेटेड कॉफ सिरप। WHO का भारतीय कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप DEG कंटैमिनेशन पर सवाल उठाना भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड छवि और ड्रग रेगुलेशन सिस्टम पर फिर से गंभीर चिंताएं पैदा करता है। GS2 हेल्थ गवर्नेंस। ये बार-बार हो रहा है। 13वां, सिम कार्ड एस्पियोनाज। पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल द्वारा भारतीय सिम का उपयोग कर सेना कर्मियों से संपर्क साधना हाइब्रिड वॉरफेयर का नया तरीका दिखाता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस की अहमियत बढ़ गई है। GS3 सिक्योरिटी। तो ये थी आज की हमारी गहन चर्चा
उम्मीद है आप सबको यूपीएससी की तैयारी में और दुनिया को बेहतर समझने में इससे ज़रूर मदद मिलेगी। देखिए, आज की कई खबरों से एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, विजिलेंस यानी सतर्कता। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो न्याय सुनिश्चित करने में सतर्कता हो, या लोकतंत्र को बचाने में, या फिर समाज को मिस इन्फॉर्मेशन से बचाने में, एक प्रशासक के रूप में ये विजिलेंस आपकी पहचान होनी चाहिए। इस जानकारी को बस सुनिए नहीं, इस पर सोचिए, जरूरत पड़े तो दोबारा सुनिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। ये सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये चर्चा पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल ज़रूर बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आप चाहें तो मात्र ₹299 प्रति माह की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे सभी वीडियोस तक एक्सेस पा सकते हैं। इससे हमें क्वालिटी कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और अगर आपको हमारा काम वाकई में बहुत अच्छा लगा हो, तो आप हमें सुपर थैंक्स भेजकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने में, सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आज की चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन हो, मॉफ्स हो या सिम कार्ड, वो एक दो-धारी तलवार है। वो विकास का इंजन भी बन सकती है और विनाश का हथियार भी। हाँ, बिल्कुल। भविष्य के प्रशासकों के रूप में इस संतुलन को समझना और इसे सही दिशा में संभालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बहुत सही कहा। इसी विचार के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और उनके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।